हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में समझाया था। उस पे वेस्ट ग्राफिकल एनालिसिस, वर्क का कंसेप्ट, सारे बेसिक कंसेप्ट समझा के सवाल भी करा दिए थे। आज के लेक्चर में थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर के बीच में ग्राफ कन्वर्जन कैसे होता है यह समझेंगे। आपको थर्मल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और कार्नोट इंजन, हीट पंप के बारे में पढ़ाया जाएगा। और केटीजी के कुछ बचे हुए पार्ट, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर, मीन फ्री पाथ, इन सब के बारे में आज हम समझेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं ग्राफ कन्वर्जन से। यह साहब ग्राफ है, कन्वर्ट पीवी ग्राफ इनटू टीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ को टीवी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। चलिए, यह रहा आपका सवाल, हमें ग्राफ को इस सेक्शन में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिकल ग्राफ का कन्वर्जन प्रोसेस वाइज होता है। अगर आप ए से बी तक जाते हैं, देखिए यहां पे ए से बी तक जाते हैं, तो ये से बी के लिए जिस पाथ से चल के गया उसका वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का रिलेशन गिवन है, उसी को हमें टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। और ये कन्वर्जन का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं ले रहे, सब्जेक्टिव ले रहे हैं, पूरा कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे। लेकिन एग्जाम में यही सवाल पूछा हुआ है नीट 2015 में, और आपको इसका कन्वर्जन देखने के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ था, और सिर्फ ए से बी के कंसेप्ट से ही सही आंसर पता चल गया था। कैसे, मैं बताता हूं। मान लो ए से बी प्रोसेस की बात करूं तो कौन सा प्रोसेस होगा ये सर? ए से बी तक जाने में ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है, बट यहां पे वाईएथ कोऑर्डिनेट इसका कांस्टेंट है। जब आप यहां पे हो, प्रेशर कुछ मान लो पी नॉट है, यहां गए तो भी प्रेशर पी नॉट है, यहां पे प्रेशर पी नॉट पी नॉट पी नॉट। तो ए से बी का जो प्रोसेस है वो है आइसोबारिक। ए से बी तक जाने का प्रोसेस है वो है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मींस प्रेशर कांस्टेंट। इफ प्रेशर कांस्टेंट, देन अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब प्रेशर वॉल्यूम के डायरेक्टली, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जो वॉल्यूम होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि प्रेशर को हमने क्या मान लिया है? कांस्टेंट। और ग्राफ अगर T और V का प्लॉट करें तो T और V एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और स्ट्रेट लाइन बनेगा और सेंटर से पास होना चाहिए, क्योंकि यहां पे y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो आइडियल गैस इक्वेशन में इंटरसेप्ट 0, ये सब कुछ समझा चुका हूं मैं। और स्लोप देखोगे तो देखो यहां पे v का पावर 1 t का पावर 1 स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ओरिजिन से पास होता हुआ दिखाई देगा, कोई खास बात नहीं है। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है। ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ए से बी तक जब जा रहे थे तो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा था, देख लीजिए ध्यान से। जब आप ए से बी तक जा रहे थे तो वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा था, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो आपको ग्राफ बनाना है बढ़ता हुआ टेम्परेचर एंड बढ़ता हुआ वॉल्यूम के रिलेशन से। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ स्ट्रेट लाइन। देखिए ऊपर गया टेम्परेचर भी बढ़ा, आगे गया वॉल्यूम भी बढ़ा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये ओरिजिन से क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस करता हुआ दिखाई देना चाहिए, तभी ये आइसोबारिक हो सकता है। आंसर आ गया। और ये कंप्लीट कन्वर्जन आपको कभी भी देखना नहीं होगा जब आप नीट के एग्जामिनेशन में बैठेंगे। ये सवाल पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं नेट पे। आपको एक ही कंसेप्ट के बारे में सोचना था। 4 ग्राफ जो बनाए थे टी वर्सेस वी का, उसमें एक ग्राफ ऐसा बनाया था कि आप जब ए से बी तक जा रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सेकंड ऑप्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट दिया था। थर्ड ऑप्शन में ध्यान से सुनिएगा, थर्ड ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, उसमें टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम में ऐसा ग्राफ बनाया था, वॉल्यूम कांस्टेंट दिया था। अब जब ए से बी तक जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है मेन सवाल में, तो एन से यहां भी वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट, देखो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट दे दिया। तो इस तरीके से ऑप्शन गलत ढूंढना होता है आपको, लिख लीजिए। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का ग्राफ कन्वर्जन के जब आप सवाल करेंगे तो कभी भी सही आंसर नहीं ढूंढेंगे, आप गलत ढूंढिए, गलत ढूंढिए, आप सही तक पहुंच जाएंगे। लिख लीजिए इस बात को कि आपको गलत ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना। ये तो हम ऑब्जेक्टिव सवाल सिखा रहे, पूरे कंसेप्ट सिखाएंगे आपको। जब बी से सी तक जाएंगे, चलिए आइए बेटा बी से सी तक चलते हैं। बी से सी तक चलेंगे, चलिए वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। देखिए बी से सी तक जा रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर कम हो रहा है तो आप कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखिए बी से सी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम होगा। यहां पे तुम्हारा सॉरी, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ग्राफ सीधा बनेगा, देखिए ऐसे। सर पक्का ऐसा बनेगा? सीधा स्ट्रेट लाइन बना दोगे सर? स्ट्रेट लाइन बना दोगे क्या आप? हाँ, क्यों स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं? बी से सी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम देख पा रहे थे प्रेशर कम हो रहा था तो टेम्परेचर भी कम होगा। देखो टेम्परेचर कम होकर यहां तक आया। ये तुम्हारा बी से सी का ग्राफ है।
अब सी से डी पे जाओगे, ध्यान से सुनना, सी से डी पे जाओगे तो कांस्टेंट प्रेशर, देख फिर से कांस्टेंट प्रेशर कुछ और होगा, और प्रेशर तो है ही नहीं यहां पे, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा आपका बी से सी का, देखिएगा बी से सी तक प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहां से यहां जा रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो ग्राफ आपको कैसा बनाना है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। तो देखो ऐसे बनेगा कुछ ग्राफ, और ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ओरिजिन से पास होता हुआ। ये आपका आया आपका बी से डी का। अब बात है फिर से आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है कुछ ऐसा बना लीजिए, ग्राफ बनाना है डी यहां बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ओरिजिन से पास होता हुआ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहां पे बोलते हैं सी से डी तक, सी से डी तक प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा, और लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ओरिजिन से पास होता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आते हैं डी टू ए। सर एक 4 नंबर के सवाल के लिए मुझे 4 बार सोचना पड़ेगा? नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं आपको सिर्फ एक बार सोचना है, आप 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन काट पाएंगे, और ये नीट 2015 का लिखा हुआ सवाल है, ढूंढ लीजिएगा, ये नहीं होगा तो 14 का होगा, 13 का होगा, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, और सिर्फ ये सोच के आपका आंसर आ जाएगा। पहला प्रोसेस सोच के ही आंसर सही आ जाएगा कि गलत आ जाएगा। पहला ऑप्शन सोचते ही, ध्यान से सुनना, पहला ऑप्शन सोचते ही 3 ऑप्शन गलत आ जाएगा, तो बचा हुआ आंसर आ जाएगा, एक ही ऑप्शन में जस्टिफाई होगा। चलो डी से ए तक देखें, तो डी से जब ए तक जाएंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, प्रेशर ऊपर जाने पे बढ़ा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीधा ग्राफ बनेगा, ये रहा ग्राफ तेरा, ये बनेगा तेरा ए बी सी डी। सर ये बड़ा सिंपल सा दिया था, टेढ़ा सा हो गया, उसी प्रोसेस को बता रहा है, बट यहां पे थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर टी वी लिया है, यहां पे पी वी लिया है। समझ आया बेटा अच्छे से? आओ नेक्स्ट देखते हैं। एकदम सब्जेक्टिव अप्रोच से पूरा कंसेप्ट सिखाना था, इसलिए मैंने चारों लिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस सोचना है। मान लो कि टीवी को वीपी में कन्वर्ट करना है, देखो टीवी को वीपी में कन्वर्ट करना है, टीवी है ना, देखो टीवी को वीपी में कन्वर्ट करना है, तो इसके 4 ऑप्शन भी होंगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठोगे, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको सही ढूंढना ही नहीं, गलत ढूंढना है, और पहला प्रोसेस लेते आपको गलत मिल जाएगा। देखो कैसे, बात करते ए बी से, तो ए बी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन जब भी ग्राफ हो तो वाई एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टी इज प्रोपोर्शनल टू वी। अब टी इज प्रोपोर्शनल टू वी और ये ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा, तो आप यही बोलोगे ना कि प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा। सर टी इज प्रोपोर्शनल टू वी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ और पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है। अब यहां पे देखो जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा था ए से बी तक, तो वॉल्यूम भी बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा, तो कांस्टेंट आप ग्राफ देख के पता ही नहीं कर पा रहे, तो आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन है तो टी इज प्रोपोर्शनल टू वी होगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है। वाह यार सर गजब। अगर ये आइसोबारिक प्रोसेस है तो अब आगे क्या होगा? आगे बेटा ये होगा कि हम ये बोलेंगे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा और टेम्परेचर भी बढ़ रहा, प्रेशर कांस्टेंट। तो आइए बीपी का ग्राफ बनाना है, हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम को बढ़ाना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है, क्योंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट पता कर लिया है, और ये किस रीजन के लिए पता किया है? ए से बी के लिए। तो जब मैं ए से बी जाऊंगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, चलो प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ेगा, ये ग्राफ बनेगा। और आपने यहां क्यों बनाया? यहां भी बना सकते थे, वहां भी बना सकते थे। तो ए से बी का ये ग्राफ सही होगा। ऑप्शन देखती है आपको 2 या 3 ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा, मतलब वो गलत हो गया। कितने लोगों को इतना समझ आ गया? आपको इतना ही समझना है रामलाल, इससे ज्यादा नहीं समझना, तुम्हें इतना ही समझना है। बताओ ये समझ आया कि नहीं है? देखो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सर कैसे पता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए y प्रोपोर्शनल टू x लिखते हैं, तो टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। t प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और ओरिजिन से पास होता हुआ दिखाई दे, मतलब बचा हुआ प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोबारिक है। देखो प्रेशर कांस्टेंट हमें पता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर की तो बात ही नहीं करनी इसमें, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ऊपर, प्रेशर कांस्टेंट। चलो अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बी से सी तक। अब देखना बी से सी में ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब पक्की बात है टेम्परेचर कम हो रहा है। देखना भाई बी से सी तक आया तो यहां पे देखो वाई एक्सिस में नीचे आ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट, वायर वॉल्यूम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आप लिख सकते हो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आप देख पा रहे हो कि टेम्परेचर कम हुआ है बी से सी तक नीचे आने की वजह से, टेम्परेचर कम हुआ है तो प्रेशर कम होगा। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बना जिसमें प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट पे प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर कम होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। सर बी पे हो ना आप, ए पे थोड़ी ना हो। अच्छा बी से सी जाना है, देख तो सही बनाया क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट और पीछे गया प्रेशर कम हो गया, अरे जबरदस्त, एकदम सही है।
अब चलो रामलाल तुम सी से ए तक, जब सी से ए तक जाओगे, सी से ए तक, तो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो ना भाई ऐसे गया तो तुम लगातार देख पा रहे होगे कि बेटा ये पीछे जाने की वजह से ये देखो यहां से सी से ए तक लगातार ऐसे जा रहा है, सीधा ग्राफ बन रहा है, मतलब वॉल्यूम लगातार घट रहा है बट टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या बोलोगे बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट पहली बार मिला है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब होता है आइसोबारिक प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस आइसोबारिक है, सॉरी हो आइसोथर्मल। गड़बड़ करते हो सर, आइसोथर्मल, सूखा नशा करके आए हो क्या आज? आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो पीवी ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइसोथर्मल कर्व ऐसा बनाता है। ये रहा। सर आपने क्या प्रेशर बढ़ाया है और वॉल्यूम कम किया, आपको कहां से पता चला? यस देखो, वॉल्यूम सी से ए की बात कर रहा हूं ना, तो सी से ए के वॉल्यूम कम हुआ है। हाँ यार वॉल्यूम कम हो रहा, देख ले भाई, सी से ए पे जाना, पीछे जा रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम हो रहा है, तो देखो वॉल्यूम कम हुआ है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम हुआ है तो प्रेशर बढ़ेगा। तो देखो एक सेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा, वॉल्यूम कम हो रहा, और आइसोथर्मल है मतलब यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये बन गया ए बी से सी। तो ग्राफ कन्वर्जन सिर्फ फंडामेंटली आप डायरेक्ट प्रोसेस के बेसिस पे कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अब इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका थर्मल इंस्ट्रूमेंट। सर इंपॉर्टेंट कैसे? इंपॉर्टेंट इस वजह से कि हर साल इस पे एक सवाल पूछा जाता है। नीट 2020 में इससे सवाल नहीं आया था, मतलब नीट 2021 में लिख के रख लो, कहीं अगर कॉपी कलम लेके बैठे हो तो दीवार पे लिख दो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल इससे आएगा। 90% चांस है कि इस टॉपिक से सवाल आएगा, पक्की बात है। तो इसको हम लोग ढंग से समझेंगे, इस पे थोड़े ज्यादा सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम थर्मल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे हीट इंजन। तो हीट को छोड़ो, इंजन बताओ क्या होता है। चलो बताओ। देखो बेटा मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूं तो गारंटी नहीं कि सवाल तुम कर पाओगे। मैं तुम्हें एक एक टर्म फील दिला दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये एमआर का वादा है। एक एक टर्म क्यों लिखा है यहां पे, इंजन ही क्यों लिखा, मैं तुम्हें महसूस करा दूंगा। चलो इंजन के बारे में सोचते हैं, इंजन क्या होता है। अब मुझे बस ये बताओ, इंजन मतलब क्या? पेट्रोल इंजन सुना है क्या? हाँ सर पेट्रोल इंजन, सर डीजल इंजन भी होता है, केरोसिन इंजन भी होता है, जो गांव घर में पंप लगाते हैं ना पानी वाला, वो केरोसिन पे चलता है तो उसको केरोसिन इंजन कहते हैं। तुम्हारे कार का डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है। तो ये पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, केरोसिन इंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इंजन के आगे जो भी वर्ड लग जाए इसका मतलब वो एज अ इनपुट लेता है। वो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल डालना पड़ता है, डीजल इंजन में डीजल डालना पड़ता है, केरोसिन इंजन में केरोसिन डालना पड़ता है। केरोसिन निकलता नहीं है, केरोसिन इंजन में केरोसिन निकलता है क्या? केरोसिन देते हैं एज अ इनपुट। पेट्रोल इंजन से कभी पेट्रोल नहीं निकलते। पेट्रोल इंजन का मतलब है हम कार लेके जाते हैं, वो मेरा पेट्रोल इंजन है, उसको पेट्रोल चाहिए। डीजल इंजन को डीजल चाहिए। तो जैसे ही मैं कहूं ना हीट इंजन, तो उसको हीट चाहिए। दिस इज अ इनपुट। बताओ तुम्हें समझ आया कि नहीं? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, हीट इंजन, मतलब डीजल देते हैं, पेट्रोल देते तो हीट देंगे। लो भैया हीट देंगे। मजा आया कि नहीं है? और ही इंजन पेट्रोल लेके क्या करता है? काम करता है, गाड़ी चलाता है। डीजल लेके क्या करता है? गाड़ी चलाता है। केरोसिन लेके क्या करता है? वर्क करता है। मतलब जो हीट इंजन है वो एज अ हायर टेम्परेचर से, हीट आसानी से कहां से लिया जा सकता है? हायर टेम्परेचर से। तो हायर टेम्परेचर जहां जिस जगह का होता है उसको हम कहते हैं सोर्स, और सोर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। कई बार पूछते हैं कि सोर्स से मैंने कुछ Q1 हीट ले लिया, तो हीट निकालने से टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। लिख के रख लो। चलो सर टेम्परेचर कांस्टेंट है मान लिया, तो सोर्स जो हायर टेम्परेचर पे होगा, मतलब सोर्स T1 हायर टेम्परेचर पे होगा T2 के कंपेयर में। हायर टेम्परेचर से लिया जाता है हीट। तो ये जो गैस है जो हमारा एज अ हीट इंजन काम कर रहा है, ये हीट इंजन काम कर रहा है, ये मेरा हीट इंजन है। या ये क्या करेगा कि यहां से कुछ हीट लेगा, फिर ले लिया, अब आगे कुछ काम करेगा, वर्क करेगा। देखो वर्क करेगा, हीट इंजन ने वर्क करा कुछ W। पेट्रोल इंजन भी पेट्रोल लेके वर्क करता है, तो हीट इंजन हीट लेके कुछ वर्क करेगा W। मतलब ये वर्क डन बाय हीट इंजन है। दिस इज नॉट अ वर्क डन ऑन हीट इंजन, वर्क डन बाय हीट इंजन, वर्क डन बाय हीट इंजन, बाय हीट इंजन। सर क्या जितना हीट लिया था Q1
हाई टेम्परेचर से सबका वर्क कर देगा क्या? क्या तुम्हारा पेट्रोल इंजन जितना पेट्रोल लेता है सबका वर्क कर देता है? नहीं, कुछ वर्क होता है और कुछ एनर्जी वेस्टेज होता है। जैसे जब इंजन चलता है तो हीट डेवलप होता है, साउंड निकलता है ना, गर्म हो जाता है। तो ये गैस एज अ हीट इंजन जब वर्क कर रहा होगा यहां से हीट लेके, तो ये तुम्हारा इनपुट लिया हीट। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल इनपुट देते हो तो हीट इंजन में हीट इनपुट दोगे। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, 4 बार बोल दिया क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे हीट इंजन कहता हूं ना, तो उसका इनपुट तुम्हारा हीट है और आउटपुट वर्क होगा। बचा हुआ कुछ हीट सारा का वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, रिजेक्ट कर देगा सिंक को। तो सिंक को Q2 हीट रिजेक्ट किया। तो हमेशा सुनना, Q2 हीट को कहते हैं रिजेक्टेड हीट। अब इन तीनों में से हमारे काम का क्या है बोलो? इन तीनों में से तुम्हारे फायदे का क्या है? तुम्हारे फायदे का, जब तुम पेट्रोल डलवाते हो तो पेट्रोल तुम्हारे फायदे का है नहीं, उससे जो आउटपुट आएगा वो तुम्हारे फायदे का है। तो हीट इंजन में 3 इंपॉर्टेंट बातें अपने को समझनी है। पहला, इफिशियंसी। इफिशियंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट। अब तुम्हारे लिए आउटपुट असल में है क्या? वर्क। यस सर, हमारे लिए आउटपुट तो वर्क ही है। और हीट इंजन में हीट एज हमने इनपुट दिया, पहले ही समझा दिया मैंने, तो ये हमने इनपुट दिया। तो साहब हमारा जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है वह इफिशियंसी का। इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है सर। दूसरा, आपको यह समझना पड़ेगा कि एनर्जी कंजर्वेशन से Q1 हीट लिया और उसका कुछ वर्क में कन्वर्ट कर दिया और कुछ को रिजेक्ट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन हमें यह याद रखना होगा कि इनपुट बराबर आउटपुट, मतलब जितना आया उतना जाएगा। भले ही उतना वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया, Q1 हीट लिया, उसका कुछ वर्क किया और कुछ रिजेक्ट कर दिया, तो Q1 बराबर W प्लस Q2 हमेशा सही है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लिया उसका सारा वर्क नहीं कर पा रहा है, लेकिन कुछ तो वर्क किया और कुछ रिजेक्ट किया, तो रिजेक्टेड एंड वर्क डन का सम टेकन हीट के बराबर होगा। 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, जिसको आप कार्नोट थ्योरम कहते हैं। कार्नोट थ्योरम कहता है आइसोथर्मल एडियाबेटिक, फिर आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रूफ से हम प्रूफ करते हैं कि जो टेम्परेचर का रेशियो होता है T1 बाई T2, सिंक का सोर्स का टेम्परेचर बटा सिंक का टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो हीट टेकन बाई हीट रिजेक्टेड का रेशियो के बराबर होता है। मतलब आप कहेंगे हायर टेम्परेचर बाई लोअर टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर बाई सिंक का टेम्परेचर डिवाइड इज इक्वल टू हीट टेकन फ्रॉम सोर्स इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड टू द सिंक का रेशियो बराबर होगा। ये बेटा समझिएगा प्लीज, ये बेटा जो थ्योरम है इसको हम कार्नोट थ्योरम के नाम से जानते हैं। और यहां से प्रूफ होता है कि कभी भी इफिशियंसी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। कैसे होगा भाई? इसने कुछ हीट लिया और सारा का सारा वर्क किया, तो इक्वल टू 1 हो सकता है मैक्सिमम। तो कार्नोट इंजन ऐसा है जिसका इफिशियंसी मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे ज्यादा किसी की इफिशियंसी नहीं हो सकती 1। और सॉरी, उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम थ्योरेटिकल इफिशियंसी 1 हो सकती है। कोई भी प्रैक्टिकल इंजन की इफिशियंसी 1 से ज्यादा नहीं, 1 नहीं हो सकती, 1 से कम ही होगी। प्रैक्टिकल इंजन की इफिशियंसी हमेशा 1 से कम होती है। अब देखो Q1 हीट लिया, उसका कुछ पार्ट ही वर्क में कन्वर्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है जो इसका इफिशियंसी होगा वो 1 से कम होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये पॉजिटिव होगा। इफिशियंसी कभी निगेटिव नहीं होता, इफिशियंसी पॉजिटिव होता है। तो सुनो ध्यान से, मैंने 3 बातें बताई है, फटाफट लिख के दिखाता हूं। जितना हीट लिया उसमें से कुछ वर्क किया, कुछ रिजेक्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर हायर बाय लोअर, सोर्स बाय सिंक इज इक्वल टू हीट टेकन फ्रॉम सोर्स हीट रिजेक्टेड टू द सोर्स। ये रेशियो बराबर होगा कार्नोट थ्योरम से। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो थ्योरेटिकल बातें अब नहीं पढ़ाते इसको, आपको याद रखना है। इफिशियंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट, W बाई Q2, आउटपुट बाय Q1। हीट टेकन फ्रॉम सोर्स इज Q1, हीट टेकन फ्रॉम सोर्स इज Q1, ये आ गया। अब यहां से W को क्या लिख सकते हो तुम? Q1 माइनस Q2। तो इस W को आप लिख सकते हो Q1 माइनस Q2 बाई Q1। Q1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे बेटा, ये 1 माइनस Q2 बाई Q1 आ जाएगा। वाह सर, तो इसका मतलब तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। सर देखो यहाँ पे Q2 बाई Q1 T2 माइनस T2 बाई T1 हो जाएगा। हाँ, T2 बाई T1 हो जाएगा। लेकिन सर हमें कैसे याद रहेगा? ये कार्नोट थ्योरम से जो आपने इफिशियंसी प्रूफ करी है, इफिशियंसी प्रूफ करी है, कि हमें कैसे याद रहेगा कि T2 किसका टेम्परेचर है, T1 किसका टेम्परेचर? हमें तो रखना पड़ेगा ना कि ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। तो इसके लिए तुम्हारे लिए एक है MR स्टार। क्या कहता है MR स्टार? MR स्टार एक बेसिक सोच है, और वो सोच तुम्हारे दिमाग में आते ही तुम्हें मोक्ष मिलने वाला है। एक बात बताओ, क्या मैंने बोला था कि ईटा ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, 1 से कम होगा लेकिन होगा पॉजिटिव।
देखना अच्छी बात, 1 से कम ही होगा साहब 2 3 नहीं हो सकता, और होगा पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मान लो कि मैं लिखूं 1 माइनस T2 हायर बाई लोअर टेम्परेचर, तो हायर ऊपर लोअर नीचे तो 1 से ज्यादा होगा, और अगर 1 से ज्यादा हुआ तो ये निगेटिव आ जाएगा। मतलब कहना क्या चाहते हो सर, ये T2 सिंक का टेम्परेचर तो कम ही होगा ना। हाँ, तो तुम T1 T2 सिंक सोर्स कहां कर रहे हो, तो सर क्या करें, लो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर बटा टी हायर, बात खत्म। देखा ऐसा कहीं फॉर्मूला? कुछ भी याद नहीं करना सर, कौन सोर्स का हो कौन सिंक का होगा फर्क नहीं पड़ता। सवाल बनाएगा तो तभी बनाएगा जब वो फिजिबल होगा, और फिजिबल होगा तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता कौन T1 T2 है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कौन सोर्स सिंक है। हम इफिशियंसी लिखेंगे 1 माइनस कम टेम्परेचर बटा ज्यादा टेम्परेचर। ले ज्यादा हायर नीचे रखूंगा तभी 1 से कम आएगा, 1 से कम, 1 में से 1 से कम घटाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। ये था तुम्हारा हीट इंजन। हीट इंजन नाम लेते ही तुम्हें पता चलना चाहिए इंजन है, जो इसके आगे वर्ड लगा है वो एज ए इनपुट लेगा और वर्क करेगा। नेक्स्ट इज हीट पंप। सर ये क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं सर, हमने तो के फॉर कोटा से जाकर ड्रॉप किया था, हमें तो हीट पंप नहीं पढ़ा है। तो सुन, पेट्रोल पंप सुना है? हाँ सर, क्या करता है पेट्रोल पंप? क्या करता है सर? पेट्रोल देता है। अच्छा, तो फ्री में देता है क्या? एज ए इनपुट इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चलता है और तब पेट्रोल देता है। सब उसे कुछ काम करते हैं तब वो पेट्रोल देता है। तो हीट पंप क्या करे? पेट्रोल पंप पेट्रोल देता है तो हीट पंप हीट देगा। देखो, चीजों को प्रैक्टिकली फील करने की कोशिश करो, एकदम मोक्ष मिल जाएगा साहब। कभी सुना है ऐसा डेफिनेशन? देखो, रिलेट किससे किया तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। पेट्रोल इंजन मतलब उसको पेट्रोल एज अ इनपुट चाहिए, हीट इंजन हीट इनपुट चाहिए, वर्क आउटपुट होगा। पंप, सर पंप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेट्रोल पंप पेट्रोल देता है, डीजल पंप डीजल देता है, हीट पंप हीट देगा। मतलब यहां पे पंप लगा है तो हीट आउटपुट होगा। सर यहां पे हीट को आउटपुट करने का क्या मतलब है? हीट तो अपने आप फ्लो होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट अपने आप जाता है। वाटर पंप सुना है कभी? वाटर पंप, वाटर पंप, हाँ वाटर पंप होता है ना सर। हमारे गांव में सर हम वाटर पंप ही तो चलाते थे। आज 2000 रुपए में पढ़ाना शुरू कर दिया आपने तो हम नहीं सोचे कि नीट हम भी क्वालिफाई कर लेते हैं सर। नहीं तो हमारा काम तो परमानेंट धंधा तो यही है, पार्ट टाइम में आते हैं। ये सारी चीज़ें मजाक के लिए, सीरियसली मत लेना, इमोशनल मत होना कि सर हम क्रैश कोर्स में तो पार्ट टाइम के लिए आते हैं। हमारा फुल टाइम धंधा तो यही है, वाटर पंप चलाते हैं 4 रुपये घंटा। हमारे गांव में ऐसे ही चलता है। 4 रुपये घंटा नहीं, इतना सस्ता नहीं है, 100 रुपीज पर आवर। भारी बेरोजगार जनता, दिमाग से पैदल जनता 100 रुपए प्रति घंटा पंप लेके घूमती है। पंप क्या करता है साहब? वाटर पंप वाटर देता है, पेट्रोल पंप पेट्रोल देता है, तो हीट पंप हीट देगा। अब पानी तो खुद ही गिरती है तो पंप करने की क्या जरूरत है? तो देखो पंप करने की क्या जरूरत है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में पानी ले जाने के लिए आपको पंप करना पड़ता है। हायर टू लोअर खुद आता है। तो सुनो, हायर टेम्परेचर से हीट लेना आसान है क्योंकि हायर टेम्परेचर खुद ही हीट देना चाहता है। लेकिन हायर टेम्परेचर को तुम हीट दो उल्टा ले, तो क्या याद रखेगा? ले, तो उसके लिए तुम्हारे बस का नहीं है, उसके लिए तुम्हें चाहिए पंप। तो तुम यहां लगाए पंप, कन्वर्ट वर्क इनटू हीट। सही बात है, इसका आउटपुट हीट होगा। तो आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये देखो W हमने इस पे वर्क किया, वर्क, ये वर्क डन ऑन द हीट पंप है, वर्क डन ऑन द हीट पंप, हीट पंप। ये आपका हो गया इनपुट, ये हो गया आपका इनपुट हीट पंप में आपने हीट वर्क आपने इनपुट दिया। और आउटपुट क्या होगा कि हायर टेम्परेचर पे, ये आपका सोर्स है, असल में सोर्स नहीं है, पंप के लिए तो रूम है। ये क्या करेगा कि Q1 हीट देगा। जैसे आप ठंड के दिनों में हीट पंप अपने घर में यूज करते हो, तो हीट पंप क्या करता है? ठंडे जगह को गर्म करता है कि गर्म जगह को गर्म करता है? तो देखो, हायर टेम्परेचर पहले से उसको और हीट दे रहा है, मतलब गर्म को गर्म करने का काम करता है हीट पंप। जो हायर टेम्परेचर पे, ऑलरेडी हायर टेम्परेचर पे, ज्यादा टेम्परेचर पे उसको और ज्यादा हीट देकर और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो गर्म को गर्म करता है, मतलब हायर टेम्परेचर को और ऊंचा मेंटेन रखता है। Q1 हीट देगी, वर्क करेगा, Q1 हीट देगा। लेकिन वर्क करने कहीं से लाओगे हीट? तो देखो यहां से सिंक से कुछ हीट लिया Q2। अब जब इसका इफिशियंसी डिफाइन करने से पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो Q2 प्लस W, देखो इधर आया बराबर Q1। तो पिछले वाले फॉर्मूले में भी यही आया था हीट इंजन में, इसमें भी यही आएगा। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है,
चाहे तुम रेफ्रिजरेटर पढ़ो, हीट पंप पढ़ो या हीट इंजन पढ़ो, एकदम सही होगा हमेशा। अब बारी है एफिशिएंसी की। बी कूल एंड से हीट पंप क्या देता है? हीट मतलब देता है, आउटपुट है वो। तो हीट आउटपुट कौन सा आउटपुट? Q1 या Q2? तो दिया कौन है? ये तो लिया है ना, ये दिया है Q1। हाई टेम्परेचर पे जो हीट दिया वो आपका आउटपुट है, इनपुट आपका हुआ होगा। सर इसको आप बीटा से रिप्रेजेंट करो क्योंकि 1/ईटा आ रहा। कैसे 1/ईटा आ रहा? तो देखो यहां पे कहां गई यहां रही, ईटा इज इक्वल टू वर्क अपॉन, क्या किया मैंने, इनपुट मतलब हीट तो लिखो यहां पे यार। चलो यहां लिखा होगा मैंने, तुम समझ भी गए, यहां पे लिखा भी नहीं, तुम भी समझ गए। देखो यहां पे W/Q1, ईटा इज इक्वल टू W/Q1, इफिशिएंसी W/Q1, ये देखो Q1/W उल्टा हो गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको इफिशिएंसी ना बोल के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ये ग्रेटर देन 1 होता है क्योंकि ईटा एक लेस देन 1 है, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्लियर है? ज्यादा हीट यहां से प्रोवाइड होगा। बीटा की वैल्यू इसलिए इफिशिएंसी ना बोल के उसको बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर है बेटा? रिलेशन भी समझ आ गया। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर। क्या करता है रेफ्रिजरेटर? बताओ काम क्या है रेफ्रिजरेटर का? मलाई बर्फ खाए हो? मलाई बर्फ, रामलाल मलाई बर्फ खाए हो? हमारे गांव में युगांडा में लोग क्या करते हैं कि बालों को जमा करके मलाई बर्फ वाले को देते, तो मलाई बर्फ देता है। शायद तुम्हारे बचपन में आज नहीं होता होगा, हमारे गांव में, छोटे से गांव में हमारा वहां होता था। तो एक बहुत ही आइसोलेटेड स्पेस होता है जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर है। वो रेफ्रिजरेटर करता क्या है? सर सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत दिलाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एज अ इनपुट देते हैं हम, तो इनपुट तो फिक्स हो गया। रेफ्रिजरेटर पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ये आपका एज अ इलेक्ट्रिसिटी आप देते हो, तो ये एज अ इनपुट हो गया। बोल दो ना कि रेफ्रिजरेटर गर्मी के समय बहुत बिजली बिल आ गया, कैसे आया? इनपुट लगातार इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, मतलब पक्की बात है। किसको अपन गामा से रिप्रेजेंट करेंगे? इसका इनपुट तो होगा वर्क, फिक्स है। आउटपुट क्या होगा? तो फील करो इस बात को कि रेफ्रिजरेटर कर क्या रहा है असल में। तो रेफ्रिजरेटर अंदर में, रेफ्रिजरेटर का जो छोटा सा स्पेस है उसको ठंडा रखता है, ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर मेंटेन रखने के काम में करता है। मतलब मैं तो सिंपल भाषा में ये कहूंगा, शायद तुम समझ पाओ या ना समझ पाओ। समझना, ठंडा समझते हो? कूल कूल, ठंडा मतलब कूल कूल। तो रेफ्रिजरेटर ठंडे को ठंडा करता है या गर्म को ठंडा करता है? बताओ मुन्नी लाइव, कहां हो? क्या करता है? गर्म को ठंडा करता है कि ठंडे को ठंडा करता है? जल्दी बता। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? ठंडे को ठंडा करना कि गर्म को ठंडा करना? तो जवाब सुनना, वो ठंडे को ठंडा करता है, लोअर टेम्परेचर को और लोअर मेंटेन रखने की कोशिश करता है। सर हम तो गर्म खाना कर रखते हैं ठंडा होने के लिए, तू क्या रखता है? छोड़ना। रेफ्रिजरेटर का काम ये नहीं है कि तुमने जो रखा उसको ठंडा करे, रेफ्रिजरेटर का काम है कि अंदर का माहौल ठंडा बना के रखे, जो ऑलरेडी ठंडा है उसको और ठंडा बना के रखने का। ये कैसे होगा? तो लोअर टेम्परेचर से हीट बाहर निकाल लो। जैसे तुम वहां पे कुछ गर्म चीजें रखते हो तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है, तो वहां से हीट बाहर निकाल के टेम्परेचर कम करने की कोशिश कर। तो ये है तुम्हारा असल में, मैं तुम्हें रेफ्रिजरेटर दिखाऊं ना अगर, तो ये है रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर का वो स्पेस है जहां पे तुम चॉकलेट छुपा के रखते हो, जहां पे चीजें ठंडा रखने की T2 टेम्परेचर है। ये उसका कंप्रेसर है। कंप्रेसर क्या करता है कि यहां पे वर्क करके हीट बाहर निकालता है Q2, और जितना ज्यादा हीट बाहर निकालेगा उतना ज्यादा ये प्लेस कूल कूल ठंडा ठंडा रहेगा। ये तेरा रेफ्रिजरेटर। एकदम फील करो इस बात को, महसूस करो। ये तेरा रेफ्रिजरेटर यहां से Q2 हीट निकाल लिया, फिर Q2 हीट निकाल के देता कहां पे है? बाहर। बाहर कहां सर? तुम्हारे घर में जहां पे लगा है रेफ्रिजरेटर वहां। कई बार बच्चे ये पूछ लेते हैं, आप नहीं पूछ सकते, दूर बैठे हो, मैं बता देता हूं। कई बार बच्चे ये पूछ लेते हैं, सर अगर मान लो रेफ्रिजरेटर ठंडा को ठंडा करता है तो घर में हम रेफ्रिजरेटर को खोल दें, है ना? जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं, गर्मी लग रही बहुत, अब मेरी औकात तो है नहीं एसी खरीदने की, है ना? एसी तो मैंने देखा ही नहीं कभी, लेकिन रेफ्रिजरेटर है, इतनी औकात है कि सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर लेके लाया हूं। तो सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर को कमरे में लगा के अगर मैं उसको खोल दूं, सच बता रहा हूं एकदम, अभी गर्मी लग रहा है बहुत, रात के बज रहे तुम्हारे 11, दिन भर का थका हुआ आंखों से दिख रहा होगा तो
क्या करेगा वो रेफ्रिजरेटर? क्या रूम के टेम्परेचर को ठंडा कर देगा? नहीं। रेफ्रिजरेटर का गेट खोल के छोड़ दोगे और रूम ठंडा हो जाए तो बढ़िया है ना, एसी लगाने की जरूरत क्या है? रेफ्रिजरेटर सेकंड हैंड आता है 4000 में। मैं सच ईमानदारी से बता दूं, 4000 में रेफ्रिजरेटर लाए सेकंड हैंड, तो वो तो रूम को ठंडा ही कर देगा। तो एसी की जरूरत क्या है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि अपने अंदर वाले स्पेस से लगातार यहां से हीट निकालता है और कंप्रेसर बाहर हीट रिजेक्ट करता है। तो दिस वन इज रिजेक्टेड हीट, रिजेक्टेड हीट। ये हमारे काम का नहीं है, ये घर में ही रिजेक्ट कर देगा। तो यहां पे गेट खोल दोगे तो रेफ्रिजरेटर के अंदर का माहौल गर्म होने लगेगा, तो इसको अंदर का माहौल गर्म होने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसको और ठंडा बना के रखने के लिए फटाफट यहां से हीट खींचेगा और बहुत ज्यादा काम करेगा, हीट खींचेगा, और रूम में ही रिजेक्ट कर रहा। कहीं बाहर जाके थोड़ी ना रिजेक्ट करता है रेफ्रिजरेटर। ये एसी नहीं है कि बाहर से, घर के बाहर से का काम करे। देखो, जो रेफ्रिजरेटर है वही एसी का काम है, लेकिन एसी क्या करता है कि वो घर के बाहर लगा होता, वहां से क्या करता है कि अंदर से हीट निकालता है, वो बाहर से तुम्हें कुछ नहीं करता। वो क्या करता है, देखो काम क्या, तुम्हारा जो ठंडा ठंडा हवा फेंकता है उसका काम क्या सुनो, वो क्या करता है, अंदर से हीट खींच के बाहर फेंक देता है, रिजेक्ट करता है। तो कहीं पर एसी लगा हो, तो किसी घर में एसी लगा हो तो उसके बाहर बैठो तो गर्मी लगेगा, मतलब क्या कर रहा हो, बाहर हीट रिजेक्ट कर रहा, अंदर से खींच के बाहर रिजेक्ट कर रहा। तो रेफ्रिजरेटर भी वही कर रहा, अंदर से हीट निकाल के तुम्हारे घर में ही दे रहा। तो उसको गेट खोल दोगे तो और ज्यादा काम करेगा, तुम्हारे घर में और ज्यादा हीट देगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा, गर्म हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए अब बताइए ईमानदारी से, इसमें काम की चीज क्या है? Q1 W Q2, काम की चीज क्या है? फील करो, काम की चीज क्या है? तुम्हारे लिए काम की चीज है कि जितना ज्यादा रेफ्रिजरेटर ठंडा हो, मतलब जितना ज्यादा यहां से हीट निकले। Q2/W ले भाई, बता मजा आया कि नहीं है? Q2/W इज एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, दैट्स इट। भाई साहब, बच्चे को तीनों भयंकर कंफ्यूजन, कुछ समझ ही नहीं आता, कहां पे Q1 आ गया, क्यों Q2 आ गया, कहां पे W आ गया, कुछ नहीं फील हो रहा। मैं तुम्हें फील करके दिखा रहा हूं क्यों आया Q2, बोल। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में लोअर टेम्परेचर को लोअर रखने की कोशिश करता है, तो ये हमारे काम का है। अब देखो, तुम यहां से लिख सकते हो, देखो मैं तुम्हें आंख बंद करके लिख दूंगा सारा फॉर्मूला। जैसे मैं पंप की बात कर, इंजन की बात करता हूं, तो इंजन का एफिशिएंसी होता है ईटा इज इक्वल टू Q1/Q1 माइनस Q2। इसको लिख सकते हो T1/T1 माइनस T2। ये क्या लिख दिया सर, W/Q तो था, Q1/W ही तो था एफिशिएंसी, Q1/W ही तो था एफिशिएंसी। नहीं सर, इसमें हमारा आउटपुट W था, इनपुट Q1 था। हाँ, अब सही पहचाने हो। जैसे ही मैं बात करूं इंजन की, देखो ना अभी गलत लिखा, तुम लौट गए। इंजन की हीट, इंजन मतलब हीट तुम्हारा क्या है, इनपुट, और वर्क आउटपुट है, तो W/Q1 आएगा इसकी एफिशिएंसी। तो W को तुम लिख सकते हो भले ही Q1 माइनस Q2/Q1। इसी को लिख सकते हो आप Q1 माइनस Q2/Q1 बराबर T1 माइनस T2/T1। T1 से यहां पे दोनों में डिवाइड कर दो, Q1 से यहां में डिवाइड कर दो, तो एफिशिएंसी हो जाएगा आपका 1 माइनस Q2/Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। याद रखिएगा, ये सिंक से रिजेक्टेड हीट है और ये सिंक का टेम्परेचर है, ये सोर्स का टेम्परेचर है और सोर्स से लिया गया हीट है। ये इंजन की बात। पंप में क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, वहां पे बीटा इज इक्वल टू हो जाता है Q1/W, उल्टा ही कर दो तुम, चलो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा Q1/Q1 माइनस Q2, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा T1/T1 माइनस T2। हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टेम्परेचर डिफरेंस। Q1 में वर्क हमेशा होता है हीट का डिफरेंस या टेम्परेचर का डिफरेंस। वर्क को T1 माइनस T2 लिखो या वर्क को Q1 माइनस Q2 लिखो। अब रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में जो गामा होगा वो होगा आपका आउटपुट Q2/वर्क। जो इलेक्ट्रिसिटी एज ए इनपुट दिया वो मेरा इनपुट है, वर्क करके जो इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा है वो इनपुट है, आउटपुट तुम्हारा Q2 है। तो W को कभी भी तुम लिख सकते हो Q1 माइनस Q2। क्यों सर, यहां देखो W प्लस Q2 बराबर Q1 नहीं लिख सकते क्या? देखो इधर से Q1 गया और आया था Q2 प्लस W, तो ये हमेशा सही होता है। तो W को लिख सकते हो Q1 माइनस Q2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा W Q1 माइनस Q2। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा T2, हो Q2 है ये, T2/T1 माइनस T2। लोअर टेम्परेचर बाई लोअर टेम्परेचर डिफरेंस। तो सुनना, रेफ्रिजरेटर में लोअर वाली हमारी आउटपुट होती है, वर्क इनपुट होती है। वर्क को आप लिख सकते हो Q1 माइनस Q2 या T1 माइनस T2 डिफरेंस। और दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, कांट बी नेगेटिव। अब नेगेटिव हो नहीं सकता, तो गलती से अगर तुम टेम्परेचर डिफरेंस में लोअर माइनस हायर कर दोगे तो कोई बात नहीं, माइनस इग्नोर करो, दैट्स इट, नो इशू। आंसर है। इन सब चीजों में कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए याद रखिएगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा हो सके केल्विन में यूज करें, केल्विन में आंसर निकाले,
क्योंकि ये सब चीजें आउटपुट बाय इनपुट, वर्क जूल में गिवन होगा, एनर्जी कैलोरी में गिवन होगा, 4.2 से जूल में आंसर पूछेगा आपसे, वर्क जूल में गिवन होगा, तो आप केल्विन में यूज करें, T2 को केल्विन में रखें, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज गामा और ईटा में क्या रिलेशन है, बच्चे बार बार भूल जाते हैं। सबसे आसान तरीका बताता हूं प्रूफ करने का, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। भाई साहब सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको जो चीज मैं बता रहा हूं इसको हल्के में ले रहे हो, एक काम करो, स्क्रीन पॉज करके ना गामा और ईटा में रिलेशन निकाल के दिखा दो तो मान जाऊंगा। हिंट तो मैंने बता दिया, ये यूज मत करना, बाकी तुम यूज करो कुछ भी। गामा और ईटा में रिलेशन निकाल दो, 1.5 पेज लगा देते हैं किताबों में सॉल्व करने से। मैं बताऊंगा एमआर स्टार, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। गामा प्लस 1 इज इक्वल टू T2 बटा T1 माइनस T2 प्लस 1। ये ऊपर चला जाएगा तो T1 माइनस T2 प्लस T2, तो T2 से T2 कट गया, T1 बटा T1 माइनस T2, तो गामा प्लस 1 बराबर T1 बटा T1 माइनस T2 और ये क्या है, ईटा है। गामा इज इक्वल टू T1 माइनस T2, तो ये ईटा है, 1 अपॉन ईटा है, तो ये आंसर आ गया। गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा, याद रखिएगा। ये इंजन का एफिशिएंसी है, इंजन का इफिशिएंसी है, और ये आपका रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ऐड किया ना, हाँ 1 बाई ईटा माइनस 1, या ईटा को ऊपर ले जाएंगे तो ईटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा, तो इसको याद रखना है। अब आते हैं सवाल पे। अ कार्नट इंजन हैज सेम इफिशिएंसी बिटवीन 100K एंड 500K। अब रामलाल टाइप बच्चे कहते हैं, है ना सर ये 500K एंड 500K कौन सोर्स कौन सिंक, अबे बेवकूफ, कौन सोर्स कौन सिंक, कम बटा ज्यादा, 100 बटा 500, ले खुश रहा आंसर। इसको कहते हैं हमारे स्टार। आगे सुन, T केल्विन है 900 केल्विन, तो पहले पैटर्न लोअर का है और 900 केल्विन हायर ही हो गया बहुत ज्यादा, तो लिखोगे 1 माइनस T बटा 900, इक्वल कर दो दोनों को, तो 1 से 1 कटेगा, इसको इधर ले जाओ, इधर लो 100 बाई 500, डबल जीरो कटेगा, T बराबर आ जाएगा 900 बाई 5 इज आंसर। तो 180 केल्विन आ जाएगा क्या, 1895, हाँ 180 केल्विन आ जाएगा, 180 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। आंसर आ गया, पता नहीं चला आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, अ कार्नट इंजन हैज एन इफिशिएंसी ऑफ 40% व्हेन द सिंक टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। इफिशिएंसी 40% है सर, तो इसका यूनिट, रामलाल इफिशिएंसी हैव अ नो यूनिट एंड डायमेंशन, क्योंकि इफिशिएंसी इज अ रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी। आउटपुट में जो होगा इनपुट में वही होगा ना, हीट बटा वर्क, दोनों जूल। तो याद रखिए एफिशिएंसी की कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होती। तो ये 40% बोलने का मतलब क्या है, 40% बोलने का मतलब है कार्नट इंजन मतलब तुम्हारा आउटपुट होगा वर्क और इनपुट होगा तुम्हारा हीट Q1। आसानी से Q1 ही लिया जा सकता है, आउटपुट वर्क इनपुट हीट Q1, हाई टेम्परेचर से Q1, दैट्स इट। तो व्हेन द सिंक टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है सर। तो रुको ध्यान से सुनो अच्छे से, तुम लिखो इफिशिएंसी मल्टीप्लाई 100 कर दो दोनों तरफ, या फिर रहने दो, इफिशिएंसी 40% का मतलब होता है परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, छोड़ो, इज इक्वल टू 1 माइनस लोअर टेम्परेचर होता है सिंक का 27 प्लस 273 केल्विन में रखो, डिवाइडेड बाई तुम्हारा यहां पे हायर टेम्परेचर T1 आ जाएगा, और सोर्स का टेम्परेचर पूछा तो T निकाल दो, यहां से 0 से 0 कैंसिल होगा, तो यह आ जाएगा बेटा 2/5, 2/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 300/T। तो 300/T को इधर ले जाओ, मैं सॉल्व करके दिखाई देता हूं एक बार। 300/T को इधर ले जाओ तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 2/5 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 2/5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/5। 3/5 इज इक्वल टू 300/T। अरे देखो कितना बढ़िया आ गया, 300 से कटेगा 100, तो T इज इक्वल टू 500 केल्विन, आंसर ही आ गया। कुछ लग ही नहीं रहा सवाल यार। इफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन इज 80%, ठीक है, देन फाइंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स इफ सिंक टेम्परेचर 127 डिग्री। वही सवाल है लगभग, फिर से समझो, 80% मतलब 80/100, तो 80/100 इज इक्वल टू 1 माइनस सिंक टेम्परेचर मतलब ऊपर में 400। देखो
डिग्री सेल्सियस का जो यूनिट का होगा, रेशियो होगा, वो केल्विन के यूनिट का रेशियो नहीं होगा। डिफरेंस की बात है तो डिग्री सेल्सियस में जो डिफरेंस आता है केल्विन में वही डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस चल जाएगा, लेकिन ये इस टेम्परेचर को आप केल्विन में ही पुट करेंगे, याद रख लीजिए, नहीं तो इसकी वजह से गलत हो जाता है बच्चों का जवाब। टी 0 से 0, 0 से 80% था बे, 800% थोड़ी ना होगा, 80/100, तो 0 से 0 कटेगा 4/5, तो -400/t को इधर ले जाओ, तो हो जाएगा +400/t इज इक्वल टू 1 - 4/5, तो यहां से निकाल लो, आंसर आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। छोटे छोटे सवाल लिए, अच्छे सवाल पे आते हैं, अच्छे सवाल पे आते हैं। लो अच्छा सवाल है ये, हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 and 600 केल्विन, इफ इट वर्क्स ऑफ 800 जूल, क्या है इंजन। इंजन की जब भी बात करोगे तो उसी की इफिशियंसी में जो आउटपुट होगा वो होगा वर्क का वर्क, और इनपुट होगा हीट। इंजन, पेट्रोल इंजन, आउटपुट वर्क, इनपुट हीट, ये होगा तुम्हारी इफिशियंसी। अब ये कह रहा है कि 1 माइनस लोअर टेम्परेचर बाई हायर टेम्परेचर, मैं T1/T2 लिख दूं, T2/T1 लिख दूं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लिखूंगा। किसने बोला कि T1 हमेशा सोर्स का टेम्परेचर होगा, सवाल में बदल सकता है, मुझे कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लोअर बाई हायर लिखना है। तो 1 माइनस 300/600, ये इसका एफिशिएंसी होगा। यहां से वर्क ऑफ 800 जूल, 800 जूल वर्क हुआ है तो वर्क को रखो 800, बट फाइंड द हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स, यही तो टेकन फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से जो हायर टेम्परेचर से हीट ले वो Q1 होता है। यहां से देखो 00 से 00 कटेगा 1/2, 1 - 1/2 इज 1/2, असल में 1/2, तो 800 इज इक्वल टू Q1/2, तो Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1600 जूल इज आंसर। ले भाई मजे कर, ऐसा यूनिट टेम्परेचर, ऐसा यूनिट हीट जूल में है तो टेकन जूल में आ जाएगा। कुछ लग ही नहीं रहा है सवाल, ले सवाल बढ़िया सवाल करते हैं। टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर इज इतना 273 and 300 केल्विन। ओके ध्यान से देखिएगा, केल्विन केल्विन है, डिग्री सेल्सियस हो तो कान खड़े कर लेना, केल्विन केल्विन में कान नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अबे वो सकाराम, समझ आया कि नहीं आया, कल वाला स्टूडेंट है तू, सकाराम चल दे किधर, रामलाल। रेफ्रिजरेटर इनसाइड, टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब लोअर टेम्परेचर हमारे काम का है, उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर लिखोगे लोअर बटा टेम्परेचर डिफरेंस, रामलाल लोअर बटा टेम्परेचर डिफरेंस, ये होगा एफिशिएंसी। जो करना कर ले जा, Q2/W, आउटपुट हमारा Q2 है इसलिए ऊपर T2 लिखा है, और W होता है Q1 - Q2। कर पता सवाल क्या है। 300 केल्विन, 273 एंड केल्विन एंड 300, ज्यादा कौन है 300। ओके 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 ओके, 273 कम वाला, ओहो हाँ 273 कम वाला, 300 तो ज्यादा है, तो 273 कम टेम्परेचर बटा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो 300 - 273 मतलब 27 डिग्री, सो 27 केल्विन डिफरेंस के से के कट जाएगा। टेम्परेचर इनसाइड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर इतना, देन फाइंड द हीट गिवन आउटसाइड पर 1 जूल वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेटर, पर 1 जूल वर्क मतलब वर्क रेफ्रिजरेटर पे 1 जूल हुआ है, मतलब ये रेफ्रिजरेटर पे वर्क जो हुआ है 1 जूल हुआ है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा Q2। Q2 है हीट टेकन फ्रॉम द सिंक, सिंक से जो हीट ले वो, लेकिन तुमसे पूछा है द हीट गिवन आउटसाइड पर 1 जूल वर्क, जब मैं 1 जूल वर्क करता हूं तो बाहर कितना हीट दिया है Q1 पूछा है, और ध्यान से सुनिएगा Q1 यहां पे कहीं है ही नहीं। रेफ्रिजरेटर में काम का चीज क्या होता है, लोअर टेम्परेचर से जो हीट लिया है Q2, तो Q2/W, Q2 हम निकाल सकते हैं क्योंकि इनपुट दिया हमारा 1 जूल और 2 टेम्परेचर दे दिया, जिससे एफिशिएंसी यहां से आ जाएगी। तो यहां पे Q2 देखेंगे आप ध्यान से, तो Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा 273/27, मतलब ये कुछ 10.1 के आसपास आएगा जूल। Q2 इज 10.1 जूल, लेकिन हमसे Q1 पूछा है कि बाहर कितना हीट दिया है, तो कोई खास बात नहीं है, अंदर से लिया Q2 प्लस वर्क W बराबर Q1, ये हुआ आंसर। तो सर यहां से Q1 निकाल लो, Q1 इज इक्वल टू Q2 बोलो 10.1 और वर्क 1 जूल है, मतलब ये 11 जूल के आसपास आंसर आ जाएगा, और लास्ट नीट का पूछा हुआ सवाल है 11 जूल आंसर है। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। कार्नोट इंजन वर्क्स एज अ रेफ्रिजरेटर इन बिटवीन इतना एंड इतना, केल्विन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट माइंड, केल्विन में डोंट माइंड। इट एक्वायर 750 कैलोरी, क्या है ये इंजन, ठीक है, एक्वायर 750 कैलोरी फ्रॉम हीट सोर्स, हीट सोर्स से 750 लिया, हीट सोर्स एट लो टेम्परेचर, देन द हीट जनरेटेड एट अ हाई टेम्परेचर। हाँ
इट एक्वायर्स 750 कैलोरी फ्रॉम द हीट सोर्स एट लोअर टेम्परेचर। अच्छा, लोअर टेम्परेचर से उतने लिए हैं 750 कैलोरी हीट। देन द हीट जनरेटेड एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर में कितना हीट देगा? ओके ओके ओके। इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, आउटपुट मतलब वर्क, इनपुट मतलब हायर टेम्परेचर, ठीक है। और हमें पूछा है Q1 माइनस Q2, तो इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन को Q1 माइनस Q2 बटा Q1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बटा T1। ये आंसर आ जाएगा। अब ये दिया है तुम्हारा 250 और 300 कैलोरी, दोनों कैलोरी में है तो लिख दो। ये होगा तुम्हारा 250 एंड 300 मतलब 50, और टेम्परेचर T1 हो जाएगा आपका, T1 हो जाएगा T1 मतलब हायर, हायर होगा आपका 300। ऐसे ही देखना है आपको, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। और Q1 माइनस Q2, तो 750 कैलोरी ये क्या लिया है? हीट लिया है सिंक से 750 कैलोरी, मतलब ये आपका Q2 है 750, तो ये हो जाएगा 750 Q1 माइनस 750 बटा Q1। अब यहां पे आप कहोगे कि सर आपने कैलोरी ले लिया, तो देखो ना टेम्परेचर डिफरेंस, ऊपर कैलोरी नीचे कैलोरी, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो 50 से 50 और ये 66, Q1 उधर चला जाएगा, तो Q1 इज इक्वल टू 6 Q1 माइनस Q इंटू 750। अब यहां से ये टर्म यहां आएगा 6 Q1 माइनस Q1 5, तो 5 Q1 इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई 6, तो 5 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 6, ये आ गया आपका Q1, 900 के आसपास आ जाएगा, 900 कैलोरी, और ये था 750 कैलोरी। हायर टेम्परेचर पे उसने हीट दिया है 900 कैलोरी। ये सवाल एम्स 2016 का नहीं है यार, ये तो नीट 2016 का है। चलो चाहे जिसका भी हो, हमें तो सॉल्व करना है। और आप याद रखिएगा ये सवाल ऐसा है जिसमें 99% बच्चे गलत करके आए थे। तो ऐसा क्या था इस सवाल में? 99% बच्चे गलत करके आए थे। आओ पढ़ के करते हैं सवाल। द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, चल लोअर टेम्परेचर है T2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इनसाइड मतलब लोअर है वो, ये फील देख रहे हो, ये फील ही मेन था। एंड द रूम टेम्परेचर, अरे बाहर सोर्स वाला हायर टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस। देन अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम। अच्छा बेटा, फिर से गेम, वही पिछले वाला सवाल का गेम है भैया, पिछले वाले सवाल का गेम है सकाराम। तो समझ आया क्या गेम खेल रहा है? बात करी रेफ्रिजरेटर की, हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, या तुम कह सकते हो Q2 बटा Q1 माइनस Q2, या W बोल दो, वर्क बोल दो, इसको वर्क बोल दो। आउटपुट लोअर से जो हीट लिया वो आउटपुट, यहां से जो Q2 हीट लिया वो आपका आउटपुट डिवाइडेड वो वर्क, क्योंकि यही मेरे काम का है। और Q1 डायरेक्टली फॉर्मूले में दिख नहीं रहा, देखो ना कहां दिख रहा है डायरेक्टली फॉर्मूले में Q1। और यही पूछा है कि द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, मतलब वर्क डन आपका 1 जूल है। ये वर्क डन की वैल्यू, इस पे वर्क जो हुआ है पर 1 जूल वर्क हो रहा है, तो बाहर कितना हीट रिजेक्ट करेगा Q2 पूछा। अब सवाल में कंसेप्ट समझ आएगा तो बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बच्चे यहां पे गलती कहां करते हैं, तो वो पहले यही नहीं समझ पाते कि इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है रेफ्रिजरेटर में, फील ही नहीं आता उनको, गलत सलत कुछ भी लिख देते। पहली गलती। दूसरी गलती ये कि वो ये नहीं समझते कि आउटपुट Q2 है, तो ये रिजेक्टेड हीट Q1 पूछ रहा है आपसे। चलो सवाल को करते हैं। बीटा इज इक्वल टू, आप सुनना अच्छे से, इधर केल्विन में रखो या डिग्री सेल्सियस में, डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये डायरेक्टली T1 माइनस T2 हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, T1 माइनस T2। लेकिन ऊपर में T2 जो लिखोगे वो केल्विन में होना चाहिए, क्योंकि 1 जूल वर्क कर रहे हो आप, यहां 1 जूल पुट करोगे तो ये केल्विन होना चाहिए ऐसा यूनिट में, तो ये केल्विन में रखोगे बेटा, तो ये होगा T2 प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू Q2 बटा W को 1 जूल लिख लो, बात खत्म। तो ये तेरा Q2 आ गया। बोल Q2 क्या आया? सर Q2 आया T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं, तेरे से क्या पूछा है? Q1। तो यहां से लिख सकते हो तुम Q1 इज नथिंग बट W प्लस Q2। तुम खेल इससे बेटा, खेल, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है बस। ये तो किसी पे भी लग जाता, पंप लो, रेफ्रिजरेटर लो, हीट इंजन लो,
इधर से आया देख Q2, इधर से आया W1 आया है तो 1 लिख दे, तो Q2 तूने निकाल ले, इसमें 1 ऐड कर दे, तो ये होगा तेरा आंसर T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 प्लस 1। एलसीएम ले लो, तो यहां से T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई नीचे T1 माइनस T2, तो T2 से T2 कटेगा तो ऊपर बचेगा T2 अबे T1। ये आंसर। अब गलती से अगर कोई मुझे से पूछ दिया ना कि सर ये से कैसे लिख दिया, तो उठा के गंडा की घाटी में फेंक दूंगा, मर जाएगा वहां पे सीधा, मोक्ष मिलेगा तुम्हें वहीं पे। एक लाइन खुद कोई सॉल्व नहीं करना चाहता, अगर कहीं से किसी स्टेप में मान लो प्लस की जगह माइनस लिख दिया, मैंने 2 बोला 3 लिख दिया, तो साहब कूद पड़ते कि सर आपने 3 कैसे आया, आई थिंक इट शुड बी 2। अबे गधा, तू सोच सकता है क्या, बिना बुद्धि के सोच लेता है तू, आई थिंक तुम साफ साफ समझ आ रहा, 2 स्टेप कर लेना सॉल्व। तो मतलब कोई सेंसिबल सवाल पूछो, कुछ डाउट पूछ रहे हो तो कुछ ढंग का डाउट पूछो। ऐसे जो बच्चे डाउट पूछते हैं ना, मतलब सामने अगर ऐसा बच्चा डाउट पूछता है ना, तो पहले तो पूछने की हिम्मत नहीं करता ऐसे डाउट, क्लास में ऑफलाइन में अगर पूछ लेता है ना, तीसरी बिल्डिंग से उसको लिटा के मारता हूं वहीं पे। अबे बेवकूफ जैसे सवाल पूछते हो, मान लो कि मैंने बोला 4/3 और गलती से काट के 2 लिख दिया, मान लो मेरी गलती है, एक्सेप्टेड। इसमें डाउट पूछने वाली कौन सी चीज है भाई, 4/3 सर 2 कैसे आ गया, भाई 4/3 कटेगा नहीं, ऐसी गलती नहीं करता मैं, लेकिन फिर भी 2 के जगह 3 लिख देता हूं तो बच्चे डाउट पूछते हैं, इतना भी सेंस नहीं है तुम में। क्यों पे क्या हो सकता है, 2 लाइन खुद सॉल्व कर लो, भरोसा रखो अपने आप पे। जब इतना ही भरोसा नहीं तो डॉक्टर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा, मरीज को क्या दवाई लिखेगा यार। तो कुछ कॉन्सेप्ट वाले डाउट पूछो, ऐसे से डाउट पूछ लेते हो। सर ने गलती कर दी भैया, अरे भैया, अरे सर तो गलती कर सकते हैं, तू अपना सोच, सर का जीवन मस्त चल रहा है, चल देख इधर। तो यहां पे कोई डाउट नहीं पूछेगा, इसको एक लाइन सॉल्व करेगा, ये आंसर आएगा। चलो आगे देखते हैं। एम्स 2013, an engine has an efficiency 1/6 when the temperature of sink is reduced by 62 degrees Celsius, ठीक है, its efficiency is doubled, then temperature of the source will be। पहले efficiency 1/6 है, क्या है ये, इंजन। efficiency 1/6 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 1 माइनस लोअर टेम्परेचर, केल्विन में लिखना है आपको। लोअर टेम्परेचर आपका होगा द टेम्परेचर ऑफ लोअर टेम्परेचर T2 बटा हायर टेम्परेचर T1 लिख लो, तो T1 T2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, तो T2 बटा T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6। तो T1 T2 में रिलेशन आ गया, यहां से कोई खास बात नहीं, रिलेशन आ गया यहां से। अब क्या कह रहा है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस बाय 62 डिग्री सेल्सियस, तो 62 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस करो या 62 केल्विन रिड्यूस करो, एक ही बात है, चेंज एक ही चीज होता है। तो लिखोगे एफिशिएंसी, देन इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड, डबल हो गई इफिशियंसी। तो यहां पे जो इफिशियंसी पहले 1/6 थी वो डबल हो गई 2 × 1/6 हो जाएगी, मतलब 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस बाय 62 डिग्री सेल्सियस, मतलब लिखोगे T2 माइनस 62 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई T1। 62 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस था, चेंज किया उतना, तो केल्विन में उतना ही चेंज होगा, तो डायरेक्ट केल्विन में ही लिखा है नीचे T2 माइनस 62 बटा T1। तो यहां से रिलेशन एक आ जाएगा आपका, ये रिलेशन आ जाएगा T1 और T2 के बीच में, या डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि सर यहां से T1 T2 और वहां भी T1 T2 के 2 रिलेशन आ जाएंगे, वहां से आप निकाल लीजिए टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, मतलब T1 आपसे पूछा है, ये T1 पूछा है, हायर टेम्परेचर जो आपने नीचे रखा है वो पूछा है। बहुत सारे सवाल सॉल्व कर दिए, खुद कैलकुलेशन करो। एक सवाल मैंने बस छोड़ा यहां पे, देखो, द सिस्टम हैज टेकन 100 कैलोरी हीट एंड रिलीज 80 कैलोरी हीट टू सिंक, ठीक है, ये Q1 लिया, Q1 100 कैलोरी लिया और Q2 80 कैलोरी रिलीज किया लोअर टेम्परेचर पे। इफ द सोर्स टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेल्सियस, सोर्स टेम्परेचर मतलब T1 इज 127 डिग्री सेल्सियस, देन सिंक टेम्परेचर। क्या सवाल पूछा, सच में 13 का सवाल है क्या, सच में? अरे रामलाल, ये तो सीधा हो जाएगा, Q1 by Q2 कार्नोट थ्योरम है, T1 by T2, दैट्स इट। तो सॉल्व कर ले। Q1 बोल, हो लो बोल लो 100/80 इज इक्वल टू T1 by T2। T1 इज 127, ऐसे T2 निकाल लो, गलत है। चेंज में डिग्री सेल्सियस और केल्विन कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन यहां पे अलग कहानी है। अब यहां पे 120 डिग्री सेल्सियस रख के सॉल्व नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे, आंसर ही नहीं आएगा, निकाल के देख लो, दिक्कत होगा। अब सीधा देखो यहां से ऐसे 100 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 127 प्लस 273 ऐड करोगे। केमिस्ट्री वाला काम है, हम लोग कम करते हैं,
तो ये हो जाएगा 400 के आसपास ना, डिवाइडेड बाई T2। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 कैंसिल होगा, तो T2 इज इक्वल टू होगा 8 चौक 32 मतलब 320, और इसमें 273 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 273 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 43 के आसपास आएगा क्या? हाँ 47 के आसपास आ जाएगा, 47 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। हाँ 47 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया, एकदम सही है। तो देखो यहां से अपन ने केल्विन में रखा तो देखो कैसे कैंसिल भी हो गया और सीधा आंसर भी आ गया। तो इससे भी याद रखो कि हमें T1/T2 सिर्फ टेम्परेचर है तो केल्विन में रखना है, डिफरेंस है तो आप रख सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, डिफरेंस को आप डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे सवाल मैंने आपको करा दिए, बहुत सारे सवाल करा दिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं आइडियल गैस इक्वल रियल गैस अप्रोचेज से पहले मैंने यहां पे लिखा होगा, हाँ ये चीज पहले आएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एजम्पशंस क्या होता है? आइडियल गैस असल में होती ही नहीं, वो तो एजम्पशन बेस है। तो एजम्पशन में क्या क्या मान के आइडियल गैस हमने एज्यूम किया वो समझिए। सबसे पहले दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लिखा है नहीं लिखा है लेकिन ये होगा। गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मतलब 10⁻23 मिलियंस टाइम्स गैस मॉलिक्यूल होंगे तभी ये वैलिड होगा, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगा। केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो क्या? जल्दी निपटाए। आओ। द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, हाँ सही बात है, मॉलिक्यूल को रोक के थोड़ी रखोगे। अच्छा, इसी वजह से इसका एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, इसी वजह से इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? 0। At ordinary temperature and pressure, the size of molecule is very small as compared to the distance traveled between them, या distance between them। मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके कंपेयर में उसका साइज बहुत छोटा होता है। Thus the interaction between them is negligible, hence they move according to Newton's law of motion, and collision between them is elastic. Collision between them is elastic, and interaction potential energy is 0. है क्या लिखा हुआ? The molecule do not exert any force of attraction or repulsion on each other except during collision. और collision elastic है भैया, कौन लिखेगा इसको? Elastic मतलब एक गैसियस मॉलिक्यूल इमोशनलेस है, गैसियस मॉलिक्यूल इमोशनलेस है। इलास्टिक कोलिजन ही तो इमोशनलेस कोलिजन होता है, जिसमें आया, टकराया, दबाया और निकल लिया, पता नहीं चला कहां कब हुआ, दुनिया को भी नहीं पता चलने देता है। समझ में आया कि नहीं? द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट ईच अदर विद द वॉल ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक such that the momentum and the kinetic energy of the molecules are conserved during collision, therefore the velocity changes। velocity change होगा। अच्छा, इसमें दो बातें नहीं वो लिखी ना जो मैंने बोला था अभी कि इनके बीच का कोलिजन इलास्टिक होता है। अच्छा, वो तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के assumption है, याद रखेंगे। अब कोई भी रियल गैस आइडियल गैस तो हो नहीं सकता, लेकिन हाई टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पे वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू म्यू, नंबर ऑफ मोल है ये, NRT, जो इसको हम N बोलते हैं। तो अगर मैं इसको PV बटा म्यू टी का ग्राफ बनाऊं तो ये R गैस कांस्टेंट के बराबर होगा। मतलब PV बटा म्यू टू, देखो ये PV बटा म्यू टी, टेढ़ा लिखा है कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, बटा म्यू टी, ये R कांस्टेंट के बराबर होता है फॉर आइडियल गैस। तो इसके लिए तुम ये फिजिकल क्वांटिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ या प्रेशर का ग्राफ बनाओ। ये जरूरी नहीं प्रेशर लिखा है यहां पे, कुछ भी करो। देखो यहां पे PV बटा म्यू टी ये है, PV बटा म्यू टी बराबर R गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये आइडियल गैस के लिए अप्लाई करते हैं। तो किसी भी आइडियल गैस के लिए ये फिजिकल क्वांटिटी बटा प्रेशर बनाओ, टेम्परेचर बनाओ, वॉल्यूम बनाओ, ये कांस्टेंट रहेगा और स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन रियल गैस के लिए जब आप ग्राफ बनाओगे किसी एक पर्टिकुलर रियल गैस के लिए, तो इससे डेविएट होकर ग्राफ बनेगा, R की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह पाती। तो देखो ये किसी पर्टिकुलर गैस के लिए T1 टेम्परेचर पे, T2 और T3 पे बना है। तो कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इसलिए देखो ये आइडियल गैस के पास ये कर्व बना है, मतलब हाई टेम्परेचर पे ही रियल गैस आइडियल गैस को अप्रोच करता है। तो T1 आपका हायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। देखो क्या है कि कंटेनर में जब आप आइडियल गैस को बंद रखते हो, तो फटाफट ये भाग के जाके कंटेनर से टकरा के वापस आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम होगा। और कोलिजन इलास्टिक है तो जितनी स्पीड से टकराएगा उससे रिवर्ट होगा, तो चेंज इन मोमेंटम
डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन इज फोर्स, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया कर दूंगा, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्रेशर आ जाएगा। तो ये प्रेशर अप्लाइड ऑन अ कंटेनर बाय आइडियल गैस, वो उतना ही प्रेशर आइडियल गैस का भी होगा। तो P इज इक्वल टू होता है बेटा 1/3 N mv एवरेज। सारा मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से चल रहा होता है, स्पीड ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज डिफरेंट, स्पीड ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज डिफरेंट, सबका सब स्पीड डिफरेंट है, सेम स्पीड से नहीं चल रहा, सबका डिफरेंट स्पीड है। और स्पीड इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सर स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा? अबे रामलाल, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है बता? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब कितना? जिसको काउंट नहीं कर सकते वो इंफिनिटी है, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो इंफिनिटी है। अगर ऐसा सोच रहा है ना तो एक थप्पड़ मार अपने को, जल्दी मार, नीट की कसम थप्पड़ मार। जिसने भी ऐसा सोचा है कि जिसको काउंट नहीं कर सकते एक बहुत बड़ा नंबर इंफिनिटी होता है, वो अपने आप को थप्पड़ मारेगा अभी तुरंत। नीट की कसम है तुम्हें, थप्पड़ मार। सर तो किसको कहते हैं? क्या 1 मीटर इनफाइनाइट हो सकता है? हाँ, एक न्यूक्लियस के साइज के कंपेयर में 1 मीटर इज इनफाइनाइटली लार्ज। तो इन्फिनिटी कंपेरेबल होता है। जहां पे 1, 2, 3 मीटर पर सेकंड की बात करोगे और वहां पे स्पीड 10⁴ मीटर पर सेकंड आया तो इन्फिनिटी लार्ज हो गया। तो इन्फिनिटी बोलने का मतलब ये नहीं कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा, इन्फिनिटी मतलब 2-4 मीटर पर सेकंड के कंपेयर में बहुत हाई। ठीक है सर। तो ये सारे मॉलिक्यूल डिफरेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसका हमने स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी लिखा, वो चेंज इन मोमेंटम में आ जाता वी स्क्वायर, और उसका एवरेज निकाल लिया। तो ये वी स्क्वायर का एवरेज टर्म है, ये वी स्क्वायर का क्या एवरेज टर्म। और एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं, तो तीनों का एवरेज क्या किया हमने, मिला के जब 3 से डिवाइड किया तो वो उसके वैसे ये 3 आया। प्रूफ करोगे कोई मतलब नहीं, आपको फॉर्मूला ये याद ही रखना होगा, बार बार प्रूफ थोड़ी ना करोगे नीट में आ गया तो। प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है। अब यहां पे टर्म क्या क्या है वो मैं अच्छे से बता दूंगा। तो ए है आपका नंबर डेंसिटी। व्हाट इज नंबर डेंसिटी? नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दिस इज नॉट अ नंबर ऑफ मोल, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। and m is mass of one molecule, small m is mass of one molecule, not a molar mass molecule, and v average is average velocity, v स्क्वायर का एवरेज है, मतलब v स्क्वायर का एवरेज टर्म है। वाह सर। n नंबर डेंसिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे नंबर डेंसिटी को स्मॉल n को मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो स्मॉल n रिप्लेस करूंगा मैं तो ये टर्म हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा इनटू वन मॉलिक्यूल का मास, v स्क्वायर का एवरेज टर्म डिवाइडेड बाय v। नंबर डेंसिटी को नंबर बटा वॉल्यूम लिख दिया, और ये वॉल्यूम इधर चला जाएगा तो ये बनेगा PV इज इक्वल टू 1/3 n m v एवरेज का होल स्क्वायर। अगर मैं गैस के इंटरनल एनर्जी की बात करूं, गैस की इंटरनल एनर्जी की बात करूं, इंटरनल एनर्जी, तो दैट इंटरनल एनर्जी इज प्योर काइनेटिक। क्योंकि अच्छा यहां पे लिखा नहीं है ना, वही मैं बोल रहा था कि आपको ये लिखा होना चाहिए था। क्या लिखा होना चाहिए था? इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल इज 0, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी यहां पे डिफाइन नहीं होता है, तो प्योर काइनेटिक होगा। प्योर काइनेटिक होगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, टोटल इंटरनल एनर्जी जो गैस की आएगी वो होगी हाफ एक मॉलिक्यूल इनटू वी एवरेज का होल स्क्वायर। क्योंकि हर अलग अलग मॉलिक्यूल की स्पीड अलग है, तो एक एवरेज लोगे ना, तो एवरेज स्पीड का होल स्क्वायर, ये वी स्क्वायर का एवरेज है। तो एक मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का हुआ तो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मॉलिक्यूल का हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो। देखो बेटा, आप यहां पे m देखो, m कैपिटल N वी स्क्वायर, मतलब इस पूरे टर्म को ई लिख सकते हो। सर ये पूरे टर्म को कहां लिखेंगे? ये हाफ भी तो है। हाँ, तो यहां पे देखो ये कैपिटल एन वी स्क्वायर एवरेज और स्मॉल m, इस पूरे को आप लिख सकते हो 2 को उधर ले जाओ 2e। तो पीवी बराबर क्या आ जाएगा बताओ? सर पीवी बराबर आएगा 2e, और यहां पे एक टर्म पहले से बच गया था 3 को हमने कंसीडर नहीं किया था बाई 3। तो ये रिलेशन होता है बेटा टोटल इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम के बीच। प्रेशर को डबल करोगे क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट, तो टोटल इंटरनल एनर्जी डबल हो जाएगी। रट लो इसको, ये बेटा रिलेशन है, आपको याद रखना है।
ये क्या करना है आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, पीवी को क्या लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, एनकेबीटी, हाँ सर एनकेबीटी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। और ई को अपन ने यहां पे क्या लिखा था, ई को फिर से अगर मैं देखूं, सॉरी ई को मैं देखूं टोटल एनर्जी, तो ई को तो लिख सकते हैं एनकेबीटी इज इक्वल टू 2/3। ई को क्या लिख सकते हैं, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है सारे मॉलिक्यूल का, तो ये हो जाएगा एन हाफ मॉलिक्यूलर मास इंटू वी स्क्वायर का एवरेज। सर यहां से अब ध्यान से देखें, तो 2 से ये 2 कैंसिल होगा, कैपिटल एन से इधर कैपिटल एन कैंसिल होगा, तो सर ये 3 उधर चला आएगा, तो 3 kBT/m, तो V एवरेज स्क्वायर का एवरेज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा आपका सर 3 उधर चला आएगा, तो 3 kBT/m, और स्क्वायर रहने दो इधर, ये स्क्वायर का एवरेज टर्म था, इसको रूट ले लो दोनों तरफ, तो इसको कहते हैं अपन VRMS, और VRMS आपका आ गया 3 kBT/m। तो यहां पे एक मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल मास तो कांस्टेंट होगा, हाँ सर कांस्टेंट होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो कि VRMS, अच्छा इसको VRMS को अगर समझना है तो देखो असल में क्या होता है कि हम स्क्वायर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर आता है, हाँ सर स्क्वायर आता है, तो हम स्क्वायर करते हैं और उस स्क्वायर का मीन ले लेते हैं। देखो यहां पे स्क्वायर का मीन लिया हुआ था हमने, क्योंकि हम जब सारे का स्पीड देख रहे हैं तो सबका स्पीड अलग अलग है, तो काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर आता है तो स्क्वायर लिया और फिर उसका मैंने मीन ले लिया और जो स्क्वायर का मीन था उसका रूट लगा दिया। तो इसी को उल्टा पढ़ो, रूट मीन स्क्वायर, असल में रूट मीन स्क्वायर नहीं होता, वो क्या होता है स्क्वायर का मीन उसका रूट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एसी में भी बताऊंगा, जब वो कहते हैं ना आरएमएस निकाला, तो आरएमएस मतलब क्या निकाला, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर निकाला, नहीं रूट मीन स्क्वायर उसको कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज नहीं। कई बार वेलोसिटी पूछ लेते हैं, अभी देखना कभी तुमसे बोले कि आरएम रूट मीन स्क्वायर, जैसे पूरा लिख लेता हूं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 0, रैंडम मोशन का वेलोसिटी 0 होगा, ये स्पीड की बात कर रहे हैं। रूट मीन आरएमएस का मतलब होता है स्क्वायर का मीन लिया, पहले स्क्वायर किया, वेलोसिटी का स्क्वायर किया, फिर उसका मीन लिया, फिर उसका रूट लगा दिया, तो है तुम्हारा रूट अंडर 3 kBT, that is directly proportional to root t, and at constant temperature it does not depends on pressure and volume, it does not depends upon pressure and volume at constant temperature, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहां पे तुम ध्यान से देखोगे सर, अगर अपन NKBT नहीं लिखते सिर्फ PV लिखते हैं, तो PV इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो V आता PV के टर्म्स में। तो बेटा जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं यहां पे VRMS वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और VRMS और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊंगा, VRMS और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊंगा, तो ये ग्राफ बनेगा आपका ऐसा। सर ये तो गलत बात है, किधर झुका दिया पता ही नहीं चला, मेरा आमलाल सोनीधर, VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर, समझ आया कि नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर, तो याद रखना दोनों ग्राफ। अब चलो RMS स्पीड को अपन फिर से लिखते हैं, तो आया था 3 kBT/m, ये था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर 3 RT/M, ये है मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल आप लिख सकते हैं। Kb/m इज इक्वल टू R/M, ये केमिस्ट्री में प्रूव पढ़ा होगा आपने, मूल कंसेप्ट वगैरह में, तो ये आपका रिलेशन है, तो ये RMS आया। अब मैं आपसे पूछूं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, ये रूट मीन स्पीड एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड क्या होगा, सिंपल एवरेज, स्क्वायर का एवरेज नहीं, स्क्वायर का मीन का रूट है ये, RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड प्रूव करके निकालते हैं अपन, आपको याद रखना है 8/π kBT/m, पर 3 तो है नहीं इसमें, हाँ नहीं है 3, तो काम करो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करके अगर मैं देखूं तो यहां पे एक्स्ट्रा रूट के अंदर ही 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा VRMS, तो ये आएगा रूट अंडर 8/3π इंटू पूरा रूट के अंदर ये VRMS
इंटू वी एवरेज। ध्यान से देखो ये 9/8 मतलब 0.82 या 9 के आसपास आएगा ये, तो 0.82 या 9 के आसपास आएगा। मेरा मकसद तो ये है कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि ज्यादा कौन होगा, एवरेज की आरएमएस। आरएमएस ज्यादा होगा। कैसे? आरएमएस को 0.82 से मल्टीप्लाई करोगे तब एवरेज मिलेगा। देख लेना, हो सकता है 0.92 आए, बकलोड़ी मत करना है। बस मेरा मकसद ये है कि 8 है, ये 9 है। 0.82 आता है, ये 8 है, ये 9 है, तो इस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एवरेज स्पीड ज्यादा होगा। आरएमएस स्पीड से एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है? ज्यादा। अब मैक्स प्रोबेबल स्पीड ये होगा तुम्हारा √2 kVt/m। मैक्स प्रोबेबल स्पीड, मैक्स प्रोबेबल स्पीड इज नथिंग बट a velocity which is possessed by the large number of molecule। मैक्स प्रोबेबल मतलब हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग है, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग है। तो यहां पे हम पढ़ते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हम ग्राफ बनाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो यहां पे 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा भी कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, 0 मीटर पर सेकेंड पे रेस्ट में भी कुछ मॉलिक्यूल होगा, तो रेस्ट में बहुत कम मॉलिक्यूल होता है, नेग्लिजिबल। 1 मीटर पर सेकेंड चल रहे कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या थोड़ी ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट है, पर यूनिट वेलोसिटी। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं समझना, बस ये समझना है कि हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेलोसिटी जिस सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आएगा वही होता है आपका वीएमपी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और ये सबसे कम होता है साहब, इससे तुम्हारा ज्यादा होगा, देख इधर, इससे मैक्स प्रोबेबल से ज्यादा है तुम्हारा आरएमएस। वी एवरेज स्पीड, वी एवरेज आरएमएस से थोड़ा कम होगा, आरएमएस से थोड़ा क्या होगा? कम होगा। इधर देखो आरएमएस सबसे ज्यादा होता है, तो आरएमएस यहां पे होगा, देख वी आरएमएस, वी आरएमएस, और यहां होगा तुम्हारा वी एवरेज। ठीक है, तो देखो सुनो अच्छे से, मैक्स प्रोबेबल वेलोसिटी यहां पे मतलब इस वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इस वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे कम मॉलिक्यूल है, और इस वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे कम मॉलिक्यूल है। वेलोसिटी सबसे ज्यादा आरएमएस, Vrms is greater than V average and V average is greater than V maximal probable velocity, but नंबर डेंसिटी उस वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं बोलता हूं मैक्स प्रोबेबल वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी के होंगे। सिंपल बात है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी के होंगे, और फिर होंगे तुम्हारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवरेज के कॉरस्पॉन्डिंग, एवरेज के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आरएमएस के कॉरस्पॉन्डिंग। तो समझ रहे हो तुम, जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा है वो वेलोसिटी कम पार्टिकल के पास है, और जो वेलोसिटी सबसे कम था वो उसके ज्यादा पार्टिकल के पास है। अब जो इसका एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को बताता है। तो कई बार आपसे सवाल पूछते हैं कि साहब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एरिया बोलो क्या होगा? एरिया कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से एरिया कांस्टेंट होगा, लेकिन सर टेम्परेचर बढ़ाने से वीआरएमएस, वीएमपी और मैक्स प्रोबेबल वेलोसिटी इन तीनों की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, तीनों की वैल्यू बढ़ेगी। तो फिर कैसे दिखाओगे इसको? तो ध्यान से देखो, यह नंबर डेंसिटी वेलोसिटी किसी टी टेम्परेचर पे ये ग्राफ बना है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे और आगे शिफ्ट होता है, समझिएगा, ग्राफ थोड़ा सा नीचे और आगे शिफ्ट होता है। ये उस नंबर वो नंबर है जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग वाला जो बीएमपी होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे ये आगे जाएगा लेकिन ये नीचे दबेगा क्योंकि एरिया कांस्टेंट रहना है। ठीक है ना, सिंपल सी बात। देखो वी आरएमएस की बात करूं तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T होता है। तो याद रखिएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, ये थोड़ा नीचे और आगे शिफ्ट होता है। ठीक है ना, अगर मान लो ये T1 टेम्परेचर पे या T2 टेम्परेचर पे है तो ग्राफ देख के कह सकते हो कि T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। अब आते हैं कुछ सवाल देखते हैं। द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ इनक्लोज्ड गैस इज V। आरएमएस स्पीड क्या है? V। वुड will be the RMS speed if pressure is double keeping temperature constant remains same।
RMS proportional to P का पावर 0. RMS speed does not depends upon pressure, it depends upon temperature. Next देखिएगा. The figure shows the plot of PV by NT of for oxygen at a two different temperature. मैंने बोला ना हाई टेम्परेचर पे, ये सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो इसके पास जो होगा उसका टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा होगा. तो इसके पास कौन है? देखो ये T1 वाला ग्राफ, T1 इसके पास है. देखो ये T2 इधर है, तो T1 हाई टेम्परेचर. कंसेप्ट अच्छे समझ आए तो सवाल कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है. द मीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी समझिएगा प्लीज. मीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T. मतलब वो सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है. तो मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा दिया था. डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल मोनो के बाद होता है डाया. इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन, 2 रोटेशन. और काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था, जो इंटरनल एनर्जी होता है वो प्योर काइनेटिक ही होता है. वो आपका था डिग्री ऑफ फ्रीडम RT/2, सॉरी KBT, KBT/2, FKBT/2. डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 KBT ऐसा आता है ना. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ ये कह रहा है द मीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 2 है. मीन काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा, मीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 2 है, तो लिखोगे यहां पे 2, तो 2/2 KBT. 2 से 2 कैंसिल होगा, सिर्फ आंसर बचेगा आपका KBT. वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ये मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया है. टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना, देन RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल विल बी. देखो RMS स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर. और केल्विन में ऐसा डिग्री सेल्सियस में नहीं देख सकते साहब. तो केल्विन में देखोगे तो ये होगा 273 प्लस 27, ये होगा 300 केल्विन. और ये होगा आपका 927 प्लस 273 मतलब 1200 केल्विन. 300 केल्विन एंड 200 केल्विन. ओके सर, 300 एंड 1200 केल्विन मतलब 4 टाइम्स हो गया क्या? तो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T है, तो 4 टाइम्स होगा, तो √4 मतलब 2, तो डबल हो जाएगा. और वैसे भी टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो हाफ और 1/4 तो होगा नहीं. टेम्परेचर 4 टाइम्स हुआ है तो √T के प्रोपोर्शनल है तो ट्वाइस हो जाएगा. √4 2 होता है. एकदम छोटे छोटे सवाल आपको नहीं लग रहा है? ऐसे सवाल आते हैं साहब KTG में. Which of the following gas possesses maximum RMS velocity? RMS velocity is proportional to क्या लिखा है आपने? 3 kBT/m. तो मॉलिक्यूल का मास जो होता है सबसे कम होगा, उसका RMS स्पीड सबसे ज्यादा होगा. तो हाइड्रोजन गैस का 1 मॉलिक्यूल का मास सबसे कम है, तो RMS स्पीड उसकी सबसे ज्यादा होगी. बहुत इजी साहब. मीन फ्री पाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होता है साहब मीन फ्री पाथ? तो distance traveled by the molecule between two collision. Mean distance between two collision is mean free path. देखो बहुत सारे कोलिजन चल रहे हैं, उनके बीच में भले ही डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन कोलाइड तो करेंगे भागते भागते. तो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस चलते हैं उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ. इसको लेमडा से और आई से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज इक्वल टू 1/√2 n/d स्क्वायर. n/d स्क्वायर. सर ये √2 क्या है? कांस्टेंट है. n क्या है? ये नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम. ये है साहब इसका n के बाद. d क्या है? डायमीटर. मतलब मीन फ्री पाथ उतनी ही ज्यादा कम होगा जितना ज्यादा नंबर डेंसिटी है. सही बात है, क्योंकि मान लो 2 मॉलिक्यूल है तो देर से टकराएंगे, 2000 है तो जल्दी जल्दी टकराएंगे. तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है मीन फ्री पाथ उतना कम होगा. नंबर डेंसिटी कम तो मीन फ्री पाथ ज्यादा. मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d डायमीटर. देखो अगर मॉलिक्यूल जितने छोटे होंगे तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कमी. मॉलिक्यूल अगर मोटे मोटे टाइप हो गए, कल्लू टाइप मॉलिक्यूल हो गए, साकाराम टाइप मॉलिक्यूल हो गए, मोटे मोटे भागेंगे तो टकराएंगे.
पतले दुबले मॉलिक्यूल, एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल, उसका मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा। ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल होंगे, डी बड़ा, तो मीन फ्री पाथ कम होगा। तो सवाल यहां के खत्म नहीं होता। ये तो कहानी हो गई। लेकिन तुमसे मजे तब लेंगे जब वो पूछेंगे कि मीन फ्री पाथ टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, बताओ। तो अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर, इसमें तो टेम्परेचर कहीं दिख ही नहीं था। तो टेम्परेचर दिखेगा बेटा, देखो इधर, मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू, मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1/√2 पाई एन, नंबर डेंसिटी को लग सकता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटा टोटल वॉल्यूम इंटू डी स्क्वायर। हाँ सर ठीक है। अब यहां पे वी को क्या लिख सकते हो, तो याद करो आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नंबर ऑफ मोल, तो वी इज इक्वल टू होगा एनआरटी बाई पी, एनआरटी बाई पी। तो यहां पे बेटा लिख सकते हो एनआरटी बाई पी, तो ये वी है, यहां पे वी को ऊपर ले जाओ, इसको लिखो एनआरटी बाई पी। तो मीन फ्री पाथ तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा प्रेशर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, लेकिन मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा। दो कोलिजन के बीच में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मीन फ्री पाथ इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, a jar has a mixture of hydrogen and oxygen gas in the ratio 1:5. Then ratio of mean kinetic energy of hydrogen and oxygen molecule is, mixture of hydrogen and oxygen H2NO2 सेम नेचर का है, तो यहां पे जो मीन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, मतलब वही इंटरनल एनर्जी जो मैंने आपको बताया था, NRF T/2। तो दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम, दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसका 1:5 है, तो काइनेटिक एनर्जी 1:5 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टोटल इंटरनल एनर्जी ही काइनेटिक के फॉर्म में होता है, वही काइनेटिक वही इंटरनल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल। दोनों सेम नेचर का गैस है, नंबर ऑफ मोल जिसके ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। सिंपल सी बात है। एट कांस्टेंट प्रेशर द आरएमएस वेलोसिटी सी इज रिलेटेड टू द डेंसिटी। कैसे, तो मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हो ना, यहाँ पे आरएमएस स्पीड वी आरएमएस में मास नीचे आता है वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 1/√d के प्रोपोर्शनल। ये आप प्रूफ कर सकते हैं, देख सकते हैं। रूट के अंदर मास आ रहा है, वैसे भी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा नहीं, सीधा रूट तो आना ही चाहिए, तो दो गलत है, रूट तो होता ही है, और डेंसिटी ऊपर आएगा नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम नीचे चला जाता है, मास ऊपर वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो डी नीचे आएगा। अरे फॉर्मूला लिखो यार, 2 लाइन लिखोगे तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। The ratio of average translational kinetic energy of He gas molecule to O2 gas molecule. The ratio of average translational kinetic energy of He monoatomic, इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और O2 का V होता है 3+2। अब देखो बच्चा में फंस जाता है। सवाल क्या पूछा है, ध्यान से समझिएगा। ये कहिस कि द रेशियो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा, रेशियो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशन, सिर्फ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक का और डायटोमिक का तो 3 ही होता है। डायटोमिक में रोटेशन वाला ऐड हो जाता, तो रोटेशन पूछ ही नहीं रहा, सिर्फ ट्रांसलेशन पूछ रहा, तो 1:1 होगा। ट्रांसलेशन वर्ड जोड़ दिया, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका भी 3 उसका भी 3, तो रेशियो हो जाएगा आपका 1:1। नेक्स्ट देखिए, गैस मिक्सचर कंसिस्ट 2 मोल ऑफ A2O2 एंड 4 मोल ऑफ आर्गन। O2 मतलब 2 मोल ऑफ डायटोमिक गैस एंड 4 मोल ऑफ टेम्परेचर टी, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड। देखो मैंने बोला था ना, नीट 2017 का सवाल है, मैंने आपको कहा था ना कि वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट कर देता है, और अगर कंसीडर करते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन का दे देंगे आपको। इन टोटल इंटरनल एनर्जी, आपसे क्या पूछा है, इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे सर? इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होगा, वही काइनेटिक वाला टर्म NRF T/2 ये हुआ। अब यहां पे सर अपन CV TV लिख सकते थे ना, हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म से लिखो या CV लिखो, तो CV 2 अलग अलग गैस का, तो CV मिक्स लिखना पड़ेगा। अब CV मिक्स निकालना पड़ेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही डायरेक्ट निकाल लो ना। मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है N1F1 प्लस N2F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है।
तो यहां पे पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलो, पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है O2, मतलब O2 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 5 प्लस 4 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा साहब 12 प्लस 10 22/6, 22/6, चलो 22/6। आओ इधर, नंबर ऑफ मोल टोटल मिक्सचर का क्या होगा सर 6, 4 प्लस 2 इंटू आर, डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का क्या आ गया बटा 2, इधर लिख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मिक्सचर का आ गया 22/6 और इंटू टी, 6 से 6 कैंसिल होगा, ये 11 आ जाएगा, तो 11 RT इज अ करेक्ट आंसर, 11 RT इज अ करेक्ट आंसर। बहुत छोटी छोटी सी और सिंपल चीज ही केटीजी में पूछी जाती है, और आपके लिए एडवांटेज ये है कि सेम केमिस्ट्री जैसा ये चीजें हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओह थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये अपन ने थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सवाल को सॉल्व करिए, धीरे धीरे लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितने सवाल कराए मैंने वो करिए, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वहां से और मजा आएगा, फिर से आपको लगेगा कि फिजिक्स में वापस आ गए। अभी थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में घुस गए थे, थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला सेक्शन आ गया था, लेकिन अब फिर से वही मजा आएगा जो अपन ने को काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स में आया था, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन कल बताऊंगा। अच्छा, तब तक तुम डिसाइड करो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक चैप्टर है कि एक क्वेश्चन है, डिसाइड कर लो, आंसर जरूर देना, मुझे मजा आएगा। फिर से यहां तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुलेगी और पता चलेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको आप चैप्टर के नाम से जानते हो, सच में एक चैप्टर है कि एक क्वेश्चन है। आपको ये जवाब देना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ चैप्टर और सिंपल अ क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।